नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 2 बार संभाली देश के प्रधानमंत्री की कमान। आर्थिक सुधारों के लिए किया जाता रहेगा सदैव याद। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भीषण शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्ष के डॉक्टर मनमोहन सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। साल 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था।
डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जनवरी तक 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका रहेगा। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार के मामले में राजनीति गर्मा गई है। घटना पर कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कि अन्नामलाई अपने घर के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि अन्नामलाई ने कहा कि वे शुक्रवार से 48 दिन तक उपवास करेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी का प्रत्येक सदस्य अपने घर के सामने विरोध करेगा। साथ ही तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने प्रण लिया है कि जब तक डीएमके को सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार के मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद कि अन्नामलाई ने यह निर्णय लिया है।
इधर सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में लगा प्रतिबंध अब हट गया है और ये किताब एक स्टोर्स पर मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए किताब की बिक्री को अनुमति दी। इस बीच पुस्तक पर बैन के समर्थन और विरोध के साथ ही इसे लेकर एक नए किस्म की सियासत भी शुरू हो चुकी है। जाने माने उपन्यासकार सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस लंबे प्रतिबंध के बाद एक बार फिर भारत में लौट आई है। बैन के 36 साल बाद हाईकोर्ट की अनुमति के साथ ही किताब भारत में बिक रही है। सितंबर 1988 में प्रकाशित द सैटेनिक वर्सेस ने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने, जिन्होंने उपन्यास पर ईश निंदा होने का आरोप लगाया। दुनिया भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और किताबें जलाई गईं। धार्मिक समूहों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1988 को पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा शुल्क आदेश जारी किया। पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की धार्मिक दबाव के आगे झुकने के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 1988 में इस किताब पर बैन लगाया गया था और अब कुछ दिन पहले ही इस पर से बैन हटा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब पर से बैन हटाया है, ये बोलकर कि उस वक्त जो सरकार थी वो उसका नोटिफिकेशन जो है इम्पोज का वो नहीं जमा कर पाई, तो इसीलिए इस किताब से बैन उठा है। खूब लोग आ रहे हैं फिलहाल ये किताब खरीदने के लिए, जानने के लिए। उनके मन में एक बहुत जिज्ञासा है कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। काफी अरसे से पुस्तक प्रेमी इस किताब से प्रतिबंध हटाने के लिए अदालत की शरण में थे। नवंबर 2024 में आयात प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 2019 की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंध लगाने वाली 1988 की अधिसूचना कहीं भी नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद यह पुस्तक आखिरकार पुस्तक प्रेमियों के हाथों में है। इस किताब से बैन हटने पर मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता के मुताबिक भारत में विरोध प्रदर्शन से पहले ही केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। Unfortunately, India under Rajiv Gandhi was the first country in the world. It has that dark distinction. It became the first country in the world to proscribe the satanic verses. And that's why it is important that the book should be available once again. पुस्तक पर बैन के विरोध और समर्थन के साथ ही इसको लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल पुस्तक प्रेमियों में इस किताब को पढ़ने को लेकर उत्सुकता है। नई दिल्ली से सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल 2025 में जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये ब्रिज जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने में सबसे ज्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि यहाँ काम करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। भारत का इकलौता केबल स्टे ब्रिज जिसके नीचे है रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज तैयार। 385 मीटर लंबा ब्रिज जिसके नीचे बना प्लेटफॉर्म किसी अजूबे से कम नहीं। पूरे निर्माण के दौरान एक भी दिन के लिए भी ट्रेनों के आवागमन को नहीं रोका गया। ब्रिज की क्षमता 70 टन वजन को उठाने की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा केबल स्टे ब्रिज 100 साल की जरूरत को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर बन रहा है। ये ब्रिज लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सबसे लंबे फ्लाईओवर पर देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 385 मीटर है। काम की बारीकी इतनी है कि रेल लाइन के ऊपर 5-5 मीटर के ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिज के दोनों तरफ से समान लंबाई से निर्माण हो रहा है। इंजीनियर हर काम पर बराबर नजर रखे हुए हैं ताकि ब्रिज के दोनों छोर समान रूप से मिले और मजबूती बनी रहे। ये पुल 2 बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ा हुआ है। ये पहला ब्रिज है जिसके ठीक नीचे एक रेलवे स्टेशन है।
इस रेलवे स्टेशन का नाम मदन महल है। इस पुल का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने करवाया है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था ये। यहाँ पे फ्रांस की जो टीम थी उस टीम ने बड़ा सहयोग किया और जो हमारे इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंसी थी हमारी, इन्हें पर डे अपना डिफ्लेक्शन कितना हो रहा पर डे रिकॉर्ड रखा। ईश्वर की कृपा से दोनों तरफ से 90 से 96 मीटर एक लेवल में मिला के आज स्टिचिंग का काम हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज में विशेष तकनीक कास्ट इंसिटू फॉर्म ट्रेवल गंट्री का उपयोग किया जा रहा है। इसमें जमीन से बिना किसी सपोर्ट के कंक्रीट स्लैब की ढलाई की जा रही है। इसका वजन 180-190 टन होता है। इसे बैलेंस कैंटिलीवर तकनीक से बनाया जा रहा है, जिसमें 56 स्टे केबल से इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबलपुर में निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज के शुरू हो जाने से न सिर्फ जबलपुर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि नागपुर और कटनी की तरफ जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़ भोपाल। और अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जी हाँ, ये योजना धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू हुई ये योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है। राजस्थान से देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के लोगों का जीवन बनाया आसान। जल जीवन मिशन जल संकट को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार। जल जीवन मिशन से अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में हर घर नल जल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पहले पानी की गंभीर समस्या हुआ करती थी। वहीं महिलाओं को पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहकर के पानी भरने का संघर्ष करना एक मजबूरी बना हुआ था, लेकिन महिलाएं अब जल जीवन मिशन योजना के कारण एक नई राहत महसूस कर रही हैं। हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है, तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती। गृहिणी रेखा मीणा ने बताया कि पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह से पूरे गांव की महिलाएं पानी लाने की जुगत में लग जाती थी। अब जल जीवन मिशन योजना से हर घर खुशहाली आ गई है। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था। हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने नल लगवाया है, उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है। अब महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंप पर कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समय पर इस योजना की वजह से घर में ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। जल जीवन मिशन योजना से महिलाओं के समय की बचत हुई है। अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में दे पा रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही, हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना से संबल मिला है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इधर लद्दाख में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इंडिया द्वारा हिमालयी भूरे भालू के लिए संरक्षण रणनीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों को गंभीर संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ लाया गया है। लद्दाख में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हिमालय भूरे भालू के लिए संरक्षण रणनीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी LAHDC कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने हिमालय भूरे बालू को भारत की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए विशेषज्ञों से संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने का अनुरोध किया। वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा, खासकर ब्राउन बियर वगैरह अब हमारे बिल्कुल टूरिज्म मैप पे भी आया हुआ है। दूसरा ये एनिमल और इसका क्या कहते हैं ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट भी रोज बढ़ते जा रहा है, तो उनको कैसे कम किया जाए, तो उन सब पे ये लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये लोग एक एक्शन प्लान के हिसाब से वो बनाएंगे, तो उसको हम भी स्टडी करके हिल काउंसिल के हिसाब से क्या करना है, हमें क्या करना है, उस पर हम काम करेंगे। हिमालयी भूरा बालू लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में गिना जाता है। लद्दाख में इसके संरक्षण के लिए अंतर विभागीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख हिमालय भूखंड का बड़ा हिस्सा है और हिमालय क्षेत्र भारत के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। LHDC के सहयोग से WWF इंडिया की ये पहल न केवल लद्दाख के लिए बल्कि वैश्विक जैव विविधता संरक्षण और भारत की हिमालय भूरे भालू के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दिखाती है। अनायत अली, DD न्यूज, कारगिल। और हरियाणा के जिला फतेहाबाद स्थित मां की रसोई लोगों के लिए मानवता का अद्भुत उदाहरण बनी हुई है, जहां पर प्रतिदिन लाखों लोग 10 रुपए में पेट भर भोजन करते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मां की रसोई बनी मानवता की अद्भुत मिसाल। 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, गरीबों को निःशुल्क भोजन कराता है मां की रसोई। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थित है मां की रसोई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित मां की रसोई मानवता की अद्भुत मिसाल बन चुकी है। ये रसोई पिछले 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर समाज सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रही है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खाना खाकर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। यहाँ खाना खाने वाले लोगों का कहना है कि मां की रसोई का भोजन घर से भी स्वादिष्ट है और ये पहल मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों को भी यहाँ से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मां की रसोई 2.5 साल से चल रही है। लगभग 450-500 आदमी डेली खाना, लगभग सभी शहर का सहयोग है उसमें। मां की रसोई के प्रमुख संचालक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानवता की सेवा के लिए ये कार्य वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये काम केवल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो रोटी के कारण भूखे रहते हैं या फिर समय अभाव के कारण वो घर नहीं जा पाते। उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ निःशुल्क की गई है। पूरे सप्ताह अलग अलग सब्जियों के साथ विभिन्न प्रकार की चपातियां, सलाद तथा मीठे के साथ ये खाना दिया जाता है तथा खाना खाकर हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि जाहिर करता है कि घर से भी स्वादिष्ट खाना उन्हें यहाँ पर फ्री उपलब्ध हो रहा है। जब से जहाँ पे माँ की रसोई बनी है और हम घर से खाना नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पे 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा खाना बनता है जहाँ पे, और जहाँ पर जितने भी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं वो भी आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वो डेली यहाँ पर 10 रुपये दे करके खाना खा के जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ से पैक होकर खाना जाता है जो बिल्कुल फ्री है। मां की रसोई का खाना नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, जहां मरीजों को बिना किसी शुल्क भोजन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इधर देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई, साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है।
इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का आज दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 311 रन के आगे खेलना शुरू किया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 454 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरी है। इससे पहले कल पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने सधी हुई शुरुआत की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्टीव स्मिथ 68 और कप्तान पैट कमिंस 8 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप ने 1-1 विकेट लिया। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।